इट्स ओके स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके आईएएस पीसीएस एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल मेन एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको हमने वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स विश्व के इतिहास से दिया है। ये टॉपिक है आज का फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स फ्रांस की क्रांति। बात जब भी हम कभी क्रांति की करते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए कि क्रांति का मतलब क्या होता है। जब जनता या किसी देश में जब क्रांति आती है, जब उस देश की जनता मेजर चेंजेस चाहती हो। मेजर चेंजेस मतलब एक बहुत लार्ज स्केल या बहुत बड़े पैमाने पर वो क्या चाहती है, परिवर्तन। हालांकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्राकृतिक आधार पर भी देखो तो जब मौसम एक जैसा नहीं रहता है और फसलें एक जैसी नहीं होती हैं 12 महीने में, तो इसी तरीके से जैसे जैसे आदमी का जो है दिमाग विकसित होता है, सोसाइटी डेवलप होती है, लोगों की सोच बदलती है, सोच के आधार पर चेंजेस भी आते हैं। इनफैक्ट 1789 से लेकर के 1789 से लेकर के 1799 तक जो है 10 साल तक एक जो वहाँ के फ्रांस के जो गवर्नमेंट थी, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और जो वहाँ की पब्लिक थी, उसके बीच एक कॉन्फ्लिक्शन जारी रहा। कॉन्फ्लिक्शन मीन्स संघर्ष जारी रहा। और ये संघर्ष क्यों हुआ, आखिर क्या जरूरत थी। आदमी शांति से भी तो रह सकता है, लेकिन शांति से कैसे रहे। बेसिकली जब जब किसी भी देश में जब वहां के शासक आर्बिट्रेरी करने लगते हैं, मनमाना रवैया अपनाने लगते हैं, तो जनता अपनी आवाज उठाने ही लगती है। और जनता अपनी आवाज को पहले धीरे धीरे उठाती है, फिर जनता उस आवाज को जो है सड़कों तक ले आती है। जैसे कि इन दिनों भारत में भी अगर देखें तो किसान आंदोलन एक चल रहा है। ये भी क्या है, ये भी एक क्रांति है। बेसिकली सरकार का ये मानना है कि जो उन्होंने बिल बनाया है वो किसान के फेवरेबल है, जबकि जो आंदोलनकारी हैं उनका ये मानना है कि ये काला कानून है। अब उन आंदोलनकारियों को कौन समझाए कि भैया काला कानून आजाद भारत में नहीं लगता है। काला कानून बनते थे जब जब हमारे देश के लिए कानून बनाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं कानून बना रही है, हम खुद अपने देश के लिए कानून बना रहे हैं। जब हम खुद कानून बना रहे हैं तो हम अपने लिए काला कानून कैसे बना सकते हैं। बात जब खुद की होती है, हमारे खुद से मतलब है आखिर जो कानून बना रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट में पास हो रहा है कानून, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने ही तो इलेक्ट किया है, हमने ही तो उन्हें ऐसा करने के लिए आदेश दिया है कि आप हमारे हित में कानून बनाओ। तो कानून बनाते समय, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सभी जो है क्या है, मानव हैं। खामियां रह सकती हैं तो आप खामियों का विरोध करें, कानून का विरोध करें। अगर कहीं खामियां हैं तो कानून का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते ये भी ध्यान रखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप देश का ही विरोध कर रहे हैं। 26 जनवरी को देखा गया, 26 जनवरी अभी गणतंत्र दिवस में, कि आंदोलनकारियों ने इस 26 जनवरी को जो दिल्ली में दिखाया है वो वास्तव में सरकार का विरोध नहीं, देश का विरोध। क्योंकि प्रोटेस्ट करना, वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, हमें अधिकार है, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी चीज का विरोध करें, ठीक है। लेकिन विरोध किसका करें। आप विरोध करेंगे, हमें प्रोटेस्ट करने का राइट है, विरोध करने का राइट है, ना कि विद्रोह करने का राइट है, रिवोल्ट करने का राइट नहीं है। यहां पर 26 जनवरी को क्या हुआ है, 26 जनवरी 2021 को प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, रिवोल्ट हुआ है, विद्रोह हुआ है,
राइट। तो आप विरोध करें, विद्रोह ना करें। विद्रोह की स्थिति केवल तब बनती है जब सरकार जो है जनता को क्रश करने की स्थिति में आ जाए, जब जनता को ही कुचलने लगे, तब विद्रोह की स्थिति बनती है, जैसा कि फ्रांस की क्रांति में हुआ। तो बेसिकली आप फ्रांस की क्रांति के कारण को समझ लें, राइट। काजेज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच मीन्स फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। अगर आप कारण पर गौर करेंगे तो इन दैट टाइम, उस पीरियड में जो फ्रांस था या जो फ्रांस का जो समाज था, इंटायर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में पूरा जो है सोसाइटी डिवाइडेड, राइट। अब वो 3 स्टेट्स क्या थे, आप इसको समझिए, राइट। तो यहां पर लिख लीजिए कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, राइट। एक फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी मैन आते थे। क्लर्जी मैन मीन्स जो पादरी होते थे, कैथोलिक वगैरह होते थे, वो आते थे, जो चर्च, जो कि वास्तव में स्टेट को जो है क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। सेकेंड स्टेट जो आपका था, ये नोबेलिटीज का स्टेट था। सेकेंड स्टेट वॉज नोबेलिटी स्टेट, नोबेलिटी ऑफ द फ्रांस और नोबेल ऑफ द फ्रांस, नोबल मैन ऑफ फ्रांस। अब नोबल मैन में कौन से आ जाते थे, जो पॉलिटिशियंस होते थे, वहां के राजनीतिक होते थे। ये जो है आपके सेकेंड स्टेट में थे। थर्ड स्टेट में आपके जो है एडवोकेट, ट्रेडर्स मीन्स मर्चेंट, पीसेंट मतलब किसान, एंड लेबरर्स, ये आम आदमी जो था, ये दिस वॉज थर्ड स्टेट, राइट। इनफैक्ट फ्रांस जो है एक लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था। उस समय फ्रांस ने जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो उस लंबी लड़ाई, लॉन्ग इयर्स ऑफ फाइट, राइट, काफी देशों से बराबर युद्ध करते करते, लड़ाई लड़ते लड़ते, ये जो है बेसिकली क्या हुआ था, कर्ज में डूब चुका था और लगभग 2 बिलियन लीवर का इस पर कर्ज था। कितना? 2 बिलियन लीवर। वहां पे दरअसल फ्रांस की जो क्रांति है वो लीवर, राइट। 2 बिलियन लीवर का इस पर जो है लगभग क्या था, कर्ज हो चुका था। इज दैट क्लियर? और उस समय स्थिति ये हो गई थी कि जो है राजकाज चलाना, आर्मी के एक्सपेंसेस और रॉयल कोर्ट जो शाही दरबार होता है, उसके खर्चे मेंटेन करना भी इसके लिए क्या हो रहा था, भारी। अब जब सरकार के पास खुद के चलने के लिए पैसे ना हो, जब सरकार खुद का अपना रॉयल कोर्ट ना मेंटेन कर पा रहा हो, शाही दरबार ना मेंटेन कर पा रहा हो, और तब जो है क्या होता है, तब वो जो है विद्रोह नहीं होता है। विद्रोह की स्थिति कैसे बनती है? एक तो सरकार कर्ज में डूब चुकी थी, ये पॉइंट आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, आप इसको दिमाग में रखिए। सरकार उस समय, या जो रॉयल कोर्ट था, जो शाही दरबार था, या राजा थे जो वहां के मोनार्क थे, और कौन थे, लुईस 16। कौन थे? लुईस 16, राइट। ये लुईस 16 उस समय किंग थे। तो जब लोग पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके थे,
लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही थी और इनकी पत्नी जो है पार्टी कर रही थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हुआ करती थी इनकी पत्नी, ऑस्ट्रिया हंगरी की। तो उस समय उन दिनों इनकी पत्नी पार्टियां करती थी, महंगे शौक थे उनकी पत्नी के, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। उनकी पत्नी के पास जो है महंगे शौक है, क्लबों में जाना उनका शौक था और पार्टियां करना ये उनकी पत्नी का शौक था। जबकि खजाना, शाही खजाना जो रॉयल ट्रेजर था, जो शाही कोष होता है, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो लोगों, जब ये वाली बात वहां पे रॉयल कोर्ट में पहुंचती है, शाही दरबार में, कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, खाना नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है, तो मिसिस लुईस 16 जो विच वॉज प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी की राजकुमारी थी, लुईस 16 की पत्नी, वो कहती हैं अगर भाई लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो केक खा लें, इसमें समस्या कहाँ है। उस मूर्ख से किसी ने ये नहीं पूछा या किसी ने उसको ये नहीं बताया, जब लोग खाने के लिए रोटी नहीं खरीद सकते हैं तो केक कहां से खरीदेंगे, केक तो और भी महंगा आता है। सेकेंड थिंग, एंटायर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, 3 स्टेट में कह दो या 3 सेगमेंट में कह दो, 3 सेगमेंट में पूरा समाज बटा हुआ था। तो समाज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेट में जो क्लर्जीमैन थे, कैथोलिक्स थे, दीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मींस ये किससे टैक्स फ्री हुआ करते थे, इनसे कोई टैक्स नहीं लगता था। ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड, जो स्टेट ऑफ नोबलमैन होते थे, स्टेट के जो नोबलमैन होते थे, ये भी जो है पॉलिटिशियंस होते थे, तो ये भी जो है टैक्स फ्री थे, ये भी कोई टैक्स पे नहीं करते थे, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब बचा कौन? बचे आपके एडवोकेट्स, मैनेजर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स मींस व्यापारी, और ये पीसेंट्स मतलब कृषक और मजदूर वर्ग। ये जो थर्ड स्टेट में आता था, ये हैवी टैक्स के बोझ तले दबा दिया गया। मींस इस पर ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारा टैक्स लगा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, 5 मई 1789 को मींस ऑनवर्ड्स में 1789, 5 मई 1789 को लुईस 16 एक जनरल असेंबली करते हैं, अपने यहां लोगों को बुलाते हैं, और इस असेंबली में जो सेकंड स्टेट्स और फर्स्ट स्टेट असेंबल होते हैं, और वहां पर ये कहते हैं लुईस 16 कि भाई जो रॉयल कोर्ट जो है, शाही दरबार है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, और इस शाही खजाने में पैसे आए, यहां की आर्मी के खर्चे मेंटेन हो, रॉयल कोर्ट मेंटेन हो, और पेरिस वर्साइल पैलेस जो था, वर्साइल के बारे में हमने बताया भी था, तो वर्साइल के पैलेस के मेंटेन करने के लिए पैसा कहां से आए? वर्साइल पैलेस को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा खर्चा था, क्योंकि वो बेसिकली जो फ्रांस के मोनार्क हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो उनके जो है शाही शानो शौकत का एक सिंबल था, जहां पर उनकी, या दूसरी भाषा में अगर हम कह दें तो उनकी अय्याशी का एक प्रतीक था, सिंबल था। जो पैलेस ऑफ वर्साइल था, या वर्साइल पैलेस जो था, क्या था वो? दैट वॉज सिंबल ऑफ और साइन ऑफ देयर मीन्स लग्जरियस,
उनके आरामदायक या लग्जरियस लाइफ का एक प्रतीक था, लग्जरियस लाइफ का सिंबल, या दूसरी भाषा में कहें तो उनकी अय्याशी का प्रतीक था, जहां पर वो अपनी अय्याशियां करते थे, महंगी शराब और पार्टियां वगैरह किया करते थे। ठीक। अच्छा, दूसरा जो वहां पे फोर्ट्रीज थी, किला, बास्तिल, क्या कहते थे इसको, बास्तिल फोर्ट्री, ये जो है लोगों के उसका केंद्र बना हुआ था, लोगों के हेट का। ये बास्तिल क्या है, फोर्ट्रीज है, किला है, ये जो है लोगों के हेटर्ड का अर्थात नफरत का केंद्र था, क्योंकि जो मोनार्क के अगेंस्ट आवाज उठाता था उन्हें इसके फोर्ट्रीज किले में ला करके, बास्तिल के फोर्ट्रीज में ला करके क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। साथ इसको फोर्ट्रीज को आप जेल भी कह सकते हैं, बास्तिल नाम की। ये चीज क्लियर है। तो 5 मई को जब ये मीटिंग की 5 मई 1789 को, तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करें, थर्ड स्टेट पर शाही खजाने को मेंटेन करने के लिए, शाही खर्चे को मेंटेन करने के लिए, आर्मी के खर्चे को मेंटेन करने के लिए ये थर्ड स्टेट पर आप टैक्स थोड़ा सा और इंपोज कर देते हैं। एक तो जनता पहले से ही दुखी थी, खाने के लिए उसके पास रोटी नहीं थी, ऊपर से आप टैक्स का बोझ और लाद दो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अच्छा, होता क्या था, यहां पर जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट है, इनके जो राइट्स थे वो बाय बर्थ थे, मींस इनको जन्म से ही कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। अगर आप सेकंड स्टेट में पैदा हो रहे हैं या फर्स्ट स्टेट में पैदा हो रहे हैं, तो कम से कम एक स्पेशल प्रिविलेजेस तो यही है कि आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, टैक्स फ्री हो, राइट। आप इस स्टेट में पैदा हो रहे हो तो ये आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है कि आप इस स्टेट में पैदा हुए हो, थर्ड स्टेट में, इसलिए सरकार की अय्याशियों के खर्चे आप ही को ढोने। क्लियर। तो एक तो कारण ये था कि सोसाइटी वॉज इनइक्वल। सोसाइटी कैसी थी, इनइक्वल थी, और ये सोसाइटी भी जो है इनइक्वलिटी ट्रीट की जाती थी। उस समय जो ट्रीटमेंट था इनका वो इनइक्वालिटी वाला था कि किसी के साथ कोई व्यवहार, किसी के साथ कोई व्यवहार, मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत था इस सोसाइटी में। इज दैट क्लियर। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि क्रांति का क्या कारण था, कि पहले से ही जनता भूख से मर रही थी, ऊपर से इस पे जो है क्या कर दिया गया, टैक्स का बोझ लाद दिया गया। थर्ड जो फोर्ट्रीज का बास्तिल है, बास्तिल फोर्ट्रीज है, ये लोगों की नफरत का कारण बनी हुई थी, क्योंकि ये किसी की सुनती नहीं थी। और ये जो बास्तिल फोर्ट्रीज है, ये राजा के डेस्पोटिज्म की एक का प्रतीक था, एक उसके मनमानेपन का, उसके अड़ियल रवैये का एक तरह से प्रतीक था कि जो राजा के अगेंस्ट आवाज उठाएगा उसको इस जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर। तो एक कारण ये हो गया। पॉलिटिकल रीजन में अगर हम बात करें तो राजनीतिक कारण ये था कि ये जो राजनीतिक कुछ लोग थे जो बाय बर्थ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे और इनको पास ही सारे राइट्स सुरक्षित होते थे। ये पॉलिटिकल कारण हो गया। इकोनॉमिकल रीजन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली फ्रांस उस समय जो है क्या हो चुका था, पूरी तरह से इकोनॉमिकली क्राइसिस में आ चुका था, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध लड़ते लड़ते पूरी तरह से ये कर्जे में डूब चुका था। तो ये फ्रांस की क्रांति के कारण आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। रही बात वीमेन राइट्स, तो वीमेन्स हैव नो राइट, मींस वीमेन हैड नो राइट, महिलाओं के कोई अधिकार ही नहीं थे। इवन देन फ्रांस जैसे देश ने अपने देश में महिलाओं को कभी कोई अधिकार नहीं दिया, किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया। मतलब वो किसी भी मामले में ना तो पॉलिटिकल, सोशल या किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल किसी भी मैटर्स में
उसकी कोई राय नहीं ली जानी थी और उससे कोई मतलब वो इंटरवेन नहीं कर सकती थी। तो महिला वहां पर क्या थी, बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि हमारे देश में 1920 की, जैसे भारत में 1920 में महिलाएं होती थी, 1946-47 तक जो महिलाओं का की स्थिति रही है, सेम स्थिति यहां पर फ्रांस में थी। 1946 में फ्रांस में महिलाओं को राइट टू वोट मिला है। राइट टू वोट मींस 1946 में फ्रांस में महिलाओं को राइट टू वोट मिला है, अर्थात मत देने का अधिकार उन्हें कब मिला है, 1946 में। अच्छा, दूसरी चीज दास प्रथा, जो वहां पर स्लेवरी सिस्टम था। स्लेवरी सिस्टम मतलब दास प्रथा हावी था। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है तो ताकतवर मींस सेकेंड स्टेट एंड फर्स्ट स्टेट उसे जो है क्या करता था, दास बना देता था। तो ये उस समय के कारण थे। अब अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो 5 मई को जो सभा हुई, जनरल असेंबली हुई फ्रांस में, और उस जनरल असेंबली में जो प्रपोज किया गया कि थर्ड स्टेट पर जो है क्या कर दो, एक बोझ और लाद दो और कर्जा मतलब इन पर टैक्स थोप दो। तब क्या होता है, 14 जुलाई को, कब, 14 जुलाई 1789 को लोग जो है टाउन हॉल में सुबह सुबह ही एकत्र होने लगते हैं। क्या करते हैं, 14 जुलाई 1789 को मींस ऑनवर्ड्स 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को लोग जो है, जो कॉमनर्स थे, जो आम लोग थे, वो टाउन हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। किसके विरुद्ध, अगेंस्ट द मोनार्क, मींस राजा के विरुद्ध, राजा के डेस्पोटिज्म के विरुद्ध, उसकी मनमानियों के, मींस आर्बिट्रेरी, जो राजा जो है रॉयल गवर्नमेंट जो कर रही थी, जो राजतंत्र में हो रहा था, उस राजतंत्र के विरुद्ध इकट्ठा होने लगे। अब ये जब इकट्ठा होने लगे तो भाई साहब, जब भीड़ इकट्ठा हो जाए तो कोई राजतंत्र, कोई लोकतंत्र काम नहीं करता है, सिर्फ एक ही तंत्र काम करता है, और वो तंत्र होता है भीड़ तंत्र। और भीड़ तंत्र जब भी कोई डिसीजन लेता है तो जाहिर सी बात है भीड़ कुछ भी कर सकती है, ये तो तय है। अब ये जब लोग इकट्ठा होने लगे तो ये लोग कहां पर मूव करने लगे, इन्होंने मूवमेंट किया अपना, कहां पर, गवर्नमेंट ऑफिसेस की तरफ। जो सरकारी दफ्तर बने हुए थे उन सरकारी दफ्तरों को भीड़ ने लूटा, राइट। और जो पुलिस स्टेशंस होते थे, पुलिस स्टेशंस की तरफ बढ़ गए और सरकारी हथियार लूटे, पैसा लूटा, और गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड था उसको सब अस्त व्यस्त करना शुरू कर दिया। इवन देन बास्टिल फोर्ट्रीज में, जो बास्टिल का किला था, उस समय वहां पर कुल 7 कैदी बंद थे। कितने जेल में थे प्रिजनर्स, 7 प्रिजनर्स थे जो इम्प्रिजन्ड थे, इसमें बास्टिल फोर्ट्रीज में। उन 7 कैदियों को भीड़ तंत्र ने क्या करवा दिया, आजाद करवा दिया। कुल मिलाकर के जो ये फ्रांस की क्रांति है 1789 से शुरू होती है और 1799 तक 10 वर्ष तक ये क्रांति चलती है। अर्थात मींस मोनार्की फॉर्म के अगेंस्ट पब्लिक जो टूटती है, जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, जो संघर्ष चलता है, वो संघर्ष 10 साल तक जारी रहा। और ये संघर्ष खत्म होता है किसके, जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आते हैं और ये जो है किस तरह की गवर्नमेंट बनाते हैं, ये गवर्नमेंट बनाते हैं रिपब्लिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मींस एक लोकतांत्रिक गणराज्य की जब ये स्थापना कर देते हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहता है।
और इस तरीके से ये हमारे फ्रांस की क्रांति का एक ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रॉपर तरीके से डेट वाइज कब क्या हुआ इसके बारे में बताएंगे। और तब तक के लिए आप ये वीडियो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।